हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमें आशा और उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं क्रिकेट विद हितेश के साथ। तो आप सभी को बता दें कि हम अपने चैनल पे क्रिकेट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट खबर अपने चैनल पे लेके आते हैं। तो आज बहुत ही बेसब्री से इंतजार था आप सभी को, जिसके लिए वो खबर हम लेके आ चुके हैं। आपको बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बाद जैसे ही भारतीय टीम इंडिया लौटे, तो इसके बाद जोरों और शोरों से मीडिया में खबर चलने लगे कि भाई साहब अगले महीना में जब सितंबर के माह में एशिया कप होने वाला है, इसमें कौन कौन खिलाड़ी खेलेंगे और कौन कौन खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। लेकिन जब तक सेलेक्टर अपना विचार नहीं करते हैं, टीम का अनाउंस नहीं करते हैं, तब तक हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी खेल सकते हैं या ये खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं। लेकिन आज है 19 अगस्त, जो कि ऑफिशियली तौर पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ये बोला गया था कि हमारा जो टीम इंडिया का स्क्वाड है एशिया कप का, उन्हें हम 19 अगस्त को रिलीज करेंगे। तो लेकिन इससे पहले बहुत सारे ऐसे खबर चलते थे मीडिया में, जो कि लाजमी सी बात है, क्योंकि भाई साहब T20 खेल ऐसा खेल है और भारत में T20 खेल को लेके ऐसा लोकप्रियता बढ़ चुका है। IPL हो या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 गेम के तौर पे बहुत सारे ऐसे लीग है जो कि भारत में खेले जाते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आप सभी को बता दें, आज 19 अगस्त है। इससे पहले जो सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा था बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ, या बहुत सारे ऐसे क्रिकेट कमेंटेटर थे जो अपना प्लेइंग 11 तैयार कर रहे थे, बना रहे थे, उसमें प्रबल दावेदार के तौर पे टीम इंडिया के ओपनर जोड़ी अभिषेक शर्मा के साथ साथ यशस्वी जायसवाल को देखा जा रहा था। वहीं केएल राहुल काफी अच्छा कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए। तो कहीं न कहीं फैंस को लग रहा था कि केएल राहुल का भी टीम इंडिया में 2020 खेल में वापसी हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। आपको बता दें, इसके साथ साथ साई सुदर्शन भी गुजरात टाइटंस की ओर से काफी अच्छा बल्लेबाजी किए थे IPL में। तो एक पल के लिए लगा कि भाई साहब साई सुदर्शन का भी हो सकता है सिलेक्शन टीम इंडिया में T20 टीम में, लेकिन उनका भी नहीं हुआ है। वहीं श्रेयस अय्यर का बात करें तो श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा खबर है और आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा हेडलाइन है श्रेयस अय्यर के लिए। लेकिन इस श्रेयस अय्यर के ऊपर हम बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अय्यर को भी इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। वहीं वाशिंगटन सुंदर का बात करें तो रिक्स स्पिनर के तौर पे वाशिंगटन सुंदर का भी जगह बनता था, क्योंकि भाई साहब बॉलिंग के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी भी काफी अच्छा ठीक ठाक कर लेते हैं। और ठीक ठाक ही नहीं, टीम को खराब स्थिति से अच्छे स्थिति में ले जाने का तजुर्बा रखते हैं, टैलेंट रखते हैं। और गेंदबाज के तौर पे, फास्ट बॉलिंग के तौर पे देखे तो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन इन सभी का सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं हो पाया है। दरअसल आपको बता दें, टीम इंडिया में जो सिलेक्शन हुआ है 15 खिलाड़ी का, उसका नाम आप सबको पहले हम बता देते हैं। तो इस पेरिलिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि बतौर कैप्टन के तौर पे इस टीम को हैंडल करेंगे। वहीं नंबर 2 के पोजीशन पे आते हैं शुभमन गिल, जो कि वाइस कैप्टन के तौर पे इस टीम को लीड करेंगे। वहीं नंबर 3 के पोजीशन पे आते हैं तिलक वर्मा। वहीं नंबर 4 के पोजीशन पे आते हैं हार्दिक पांड्या। वहीं नंबर 5 के पोजीशन पे आते हैं शिवम दुबे। वहीं नंबर 6 के पोजीशन पे आते हैं जितेश शर्मा। वहीं नंबर 7 के पोजीशन पे आते हैं अक्षर पटेल। वहीं नंबर 8 के पोजीशन पे आते हैं जसप्रीत बुमराह। वहीं नंबर 9 के पोजीशन पे आते हैं अर्शदीप सिंह। वहीं नंबर 10 के पोजीशन पे आते हैं वरुण चक्रवर्ती। वहीं नंबर 11 के तौर पे आते हैं कुलदीप यादव। वहीं नंबर 12 के तौर पे आते हैं रिंकू सिंह। वहीं नंबर 13 के तौर पे आते हैं हर्षित राणा। वहीं नंबर 14 के नंबर पे आते हैं संजू सैमसन। भाई साहब इतने खिलाड़ी का जो हम नाम लिए हैं, ये खिलाड़ी को एशिया कप में एकदम से जगह मिल चुका है टीम इंडिया में। लेकिन भाई साहब इससे यशस्वी जायसवाल का नाम नहीं होना फैंस के लिए बहुत बड़ा ये खबर है और फैंस बहुत ही नाराज है इससे सेलेक्टरों से। लेकिन भाई साहब सेलेक्टर भी कुछ सोच समझ के ही टीम को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्टर को गलत मान सकते हैं एक पल के लिए, क्योंकि भाई साहब सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बीच अगर कंपेयर किया जाए तो यशस्वी जायसवाल कई गुना आगे है शुभमन गिल के
आगे। लेकिन भाई साहब सेलेक्टरों को सुमन गिल पे काफी भरोसा है और हम कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन के तौर पे देखा जा रहा है सुमन गिल को, क्योंकि भाई साहब वनडे टीम का भी कभी कभी खबर आते रहता है कि भाई साहब रोहित शर्मा को हटा के कप्तान के तौर पे सुमन गिल को दिया जाए। और हमें तो लगता है कि भाई साहब इस एशिया कप में जैसे ही टीम इंडिया अगर हारती है तो सूर्य कुमार यादव के जो हाथ कप्तानी है वो छीन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी जो कप्तान के तौर पे लीड कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव, अगर टीम इंडिया का जो निराशाजनक अगर स्थिति रहा एशिया कप में तो हमें लगता है कि कप्तान फिर से एक बार सुमन गिल को भी बना दिया जाएगा और T20 का भी कप्तान सुमन गिल को बना दिया जाएगा बतौर कप्तान। तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के सेलेक्टर कप्तान सुमन गिल के तौर पे देख रहे हैं, हम यही मान सकते हैं। क्योंकि भाई साहब अभी तक अगर यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल का कंपेयर किया जाए तो यशस्वी जायसवाल ने T20 खेल में 19 पारियां खेले हैं भारतीय टीम के लिए और उसमें 723 रन बनाए हैं और एवरेज भी उनका 36 यानी कि 36 का एवरेज है और 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट, 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी है। वहीं शुभमन गिल का बात करें तो भाई साहब अभी तक 21 इनिंग में मात्र 559 रन बना पाए हैं और एवरेज भी 30 का है और स्ट्राइक रेट भी 130 का है। तो भाई साहब दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं यशस्वी जायसवाल के आसपास कप्तान शुभमन गिल, कह सकते हैं वाइस कैप्टन शुभमन गिल, जो कि भारतीय T20 टीम के वाइस कैप्टन चुने गए हैं। लेकिन सेलेक्टरों को यही अच्छा लगा और सेलेक्टर का ये सोच हमें एक ही चीज दर्शाता है कि भाई साहब सुमन गिल को हम आगे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान के तौर पे सुमन गिल को देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दे इस वीडियो का सबसे हाईलाइट पॉइंट और महत्वपूर्ण बात यह है, क्या भाई साहब किसी खिलाड़ी का किस्मत इतना भी दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है कि भाई साहब एक खिलाड़ी के तौर पे कोई खिलाड़ी लगातार बीते 2-3 साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्रिकेट की दुनिया में काफी कमाल कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब उसका क्रिकेट का जो करियर है वो काफी डाउनफॉल में रहा है। जी हाँ, एक ऐसा ही प्लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप सभी को पता चल चुका होगा कि हम किसका बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर, भाई साहब ये खिलाड़ी का किस्मत इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई साहब इस खिलाड़ी के बारे में कुछ भी कहने के लायक हम नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये पहले इस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, फिर भाई साहब ये खिलाड़ी हार नहीं मानते हैं और दिल्ली का जो वो सपना रहता है फाइनल जीतने का, फाइनल तक जाने का, वो कई सालों के बाद जब दिल्ली की अगुवाई करते हैं, दिल्ली के कप्तान बनते हैं तो दिल्ली को फाइनल तक ले जाते हैं 2023 में। लेकिन इतना ही नहीं, अगले साल जब KKR को जरूरत पड़ता है तो एक कप्तान के तौर पे लीड करते हैं KKR को और KKR को फाइनल जिताते हैं, फाइनल का टाइटल दिलाते हैं IPL का। लेकिन भाई साहब फिर भी मीडिया इसे हाईलाइट नहीं किए और कह सकते हैं कि इन्हें दबा दिया गया। लेकिन इतना ही नहीं भाई साहब, वहां से जब रणजी ट्रॉफी खेलने गए मुंबई के लिए, वहां भी मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताया। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी गया, वहां भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी मुंबई को जीत दिलाया। और इतना ही नहीं, 2023 का वर्ल्ड कप आप सभी के साथ हमें भी याद है, जो कि नंबर 4 के पोजीशन पे ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया जो कि आज तक भारतीय इतिहास में कोई खिलाड़ी नंबर 4 के पोजीशन पे नहीं किया था। और इतना ही नहीं भाई साहब, आप सभी को याद होगा कि भारतीय टीम जब दूसरी बार चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में जीत दर्ज किया तो इसका भी काफी अहम योगदान कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर को जाता है, क्योंकि भाई साहब नंबर 4 के पोजीशन पे श्रेयस अय्यर ने 8 मैचों में 380 रन बनाए थे चैंपियन ट्रॉफी में, तब जाके भारत कहीं ना कहीं फाइनल में जीत दर्ज किया था। और इसके बाद जब IPL 2025 का बारी आता है तो सरपंच साहब फिर से एक बार सीना तान के खड़ा हो जाते हैं पंजाब किंग्स के लिए, और वो 11 सालों से जो सपना देख रहे थे किंग्स 11 पंजाब, उस सपना को सच करते हैं, साकार करते हैं और किंग्स 11 पंजाब को ले जाते हैं 11 साल के बाद फाइनल में। हालांकि फाइनल नहीं जीत पाती है दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से, और कह सकते हैं कि एक प्रकार से फाइनल जीत ही लिया था, लेकिन किस्मत का बात है भाई साहब, किस्मत हमेशा आपके साथ नहीं रहता है। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा होता है कि भाई साहब इतना कुछ कर देने के बाद
क्या उस खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा सकता? क्या इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इस खिलाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है? या सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब टीम इंडिया में सिलेक्शन जो होता है, सेलेक्टर जो किसी खिलाड़ी को सेलेक्ट करता है, क्या फेस देख के करते हैं या पहुंच पैरवी के साथ करते हैं या परफॉर्मेंस के साथ करते हैं? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है भाई साहब। और अगर परफॉर्मेंस के दम पे अगर सेलेक्ट करते हैं किसी खिलाड़ी को और अगर श्रेयस अय्यर को नहीं किया गया है तो उनके साथ कहीं ना कहीं काफी नाइंसाफी हुआ है। क्योंकि भाई साहब अपना सब कुछ दे देने के बाद भी अगर टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और टीम इंडिया में अपना एक स्थान पाने के लिए इतना उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत अगरकर से पूछा गया तो भाई साहब अजीत अगरकर ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो सोचने से मजबूर किया है हमें। क्योंकि भाई साहब अजीत अगरकर ने कहा है कि भाई साहब अय्यर भी अपने जगह पे सही है और हम अपने जगह पे हम भी सही हैं। तो इसके बीच का जो फासला है इसको हम क्या समझ सकते हैं? आप ही लोग बताइएगा कमेंट में। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा राज हमें लग रहा है। क्योंकि भाई साहब जब अय्यर आए थे टेस्ट क्रिकेट में तो सूर्य कुमार यादव का जगह कट गया था टेस्ट क्रिकेट से, और जब T20 में जब से सूर्य कुमार यादव आया है तो श्रेयस अय्यर का स्थान कट गया है। तो क्या अभी भी भारतीय क्रिकेट में राजनीतिक चलता है या कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी गए हैं वो काफी शानदार है और जो नहीं गए हैं वो अच्छे नहीं है? लेकिन मेरे अनुसार तो भाई साहब जो गए हैं वो भी अच्छे हैं और जो नहीं गए हैं वो भी अच्छे हैं। हालांकि जो गए हैं वो नहीं जाने वाले से काफी अच्छे हो सकते हैं या जो नहीं गए हैं वो काफी अच्छे हो सकते हैं, उससे थोड़ा कम अच्छे चले गए हैं, ये किस्मत की बात है। लेकिन भाई साहब एक सवाल और खड़ा होता है कि एक श्रेयस अय्यर ही नहीं है, इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है जो कि व्हाइट बॉल में काफी अच्छा किए हैं, रेड बॉल में तो अच्छा करते ही आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें टीम में जगह नहीं मिलता है। क्या रेड बॉल का बारी आता है तो मोहम्मद सिराज आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव बॉलर हो जाते हैं और व्हाइट बॉल का बात आता है तो इनइफेक्टिव मोहम्मद सिराज नजर आता है आपको? क्या ये एक राजनीतिक है या सेलेक्टर का अपना मन है? किस प्रकार से टीम को चुना जाता है? उनके परफॉर्मेंस को देख के, उनके फेस को देख के, या उनके पीछे जो बैकग्राउंड है जिसका सपोर्ट काफी हाई लेवल का है, या कह सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोग सेलेक्टर के वजह से अगर किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन होता है तो ये सही नहीं है। क्योंकि भाई साहब यहाँ तक पहुँचने के लिए हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, इसके बाद टीम इंडिया तक पहुँचते हैं। लेकिन भारतीय सेलेक्टर का जो कार्य है 2-3 साल में हमें समझ नहीं आया है। क्योंकि भाई साहब बीते कुछ दिन पहले ईशान किशन का जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर जाना, फिर दोबारा टीम में अभी तक वापसी नहीं हो पाना, मोहम्मद शमी को चोट लगने के बाद बाहर जाना, फिर उसके बाद वापस नहीं आना, इसके बाद मोहम्मद सिराज को कह सकते हैं कि इनइफेक्टिव बता के और फिर उसे दोबारा टीम में शामिल नहीं किया गया। या वाशिंगटन सुंदर का बात करें तो वाशिंगटन सुंदर को इस एशिया कप में नहीं रखना। हालांकि अगर आप सब कुछ समझने के बाद एक ही चीज समझ सकते हैं कि भाई साहब एशिया कप का जो ये प्लेइंग 11 या 15 तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं इसी में से ज्यादा खिलाड़ी हम वर्ल्ड कप में देख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होने वाली है, इसके कारण जो एशिया कप का जो 50 ओवर का खेल होता है उसको 20 ओवर का खेल बनाया गया। तो दरअसल आपको क्या लगता है, क्या ये भारतीय टीम का जो प्लेइंग 11 है, भारतीय टीम का जो स्क्वाड है, क्या ये अच्छा है या इसमें जगह बनता है श्रेयस अय्यर का, मोहम्मद सिराज का, प्रसिद्ध कृष्णा का? बताइएगा जरूर। क्योंकि भाई ये सोचने वाली सवाल है और सोचने वाली बात है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अगर किसी खिलाड़ी को जगह नहीं मिलता है तो बुरा लगता है, और खासकर भाई साहब अय्यर के लिए हमें बहुत बुरा लगता है। तो आप सबको क्या लगता है, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्रिकेट टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।